आज बेटा मैं आपके साथ जो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ये सैम्पल पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये सैम्पल पेपर के सारे क्वेश्चंस बड़े ही डिफरेंट हैं। मैंने स्पेशली इसी सैम्पल पेपर को चूज़ किया है ताकि आप कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस भी करके जाओ। ये नहीं कि वही 2-4 रेपिटेशन वाले क्वेश्चन करके जाओ। ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, आपको पता लग जाएगा। एक एक से डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास जो है वो है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका आंसर हो गया ये वाला डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फ्रेश वाटर फ्रॉम सी वाटर इज नोन एज। जब सी वाटर से फ्रेश वाटर को हम लोग प्राप्त करते हैं तो उसके लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 900 ग्राम ऑफ वाटर इज, इसकी जो मोलैरिटी कितनी होगी। तो इसका आंसर है ये वाला। अब आप कहोगे कि ये वैसे तो याद रख लो कि यहाँ पे चेंज भी थोड़ा सा हो जाए, लगभग इतनी होती है जो वाटर की मोलैरिटी होती है। फिर भी अगर आपको जानना है कि ये कैसे आई है तो देखो, मोलैरिटी हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं हमारे पास, वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट। और वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ पे हम लोग इसको मतलब थोड़ा सा और ओपन, ये लीटर में है, इसको मैंने एमएल में लिख दिया। ठीक है, ये अब एमएल में आ गया, ये फॉर्मूला बन गया। अब आप कहोगे यहाँ पे सोल्यूट तो है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ वाटर ही है। तो कोई बात नहीं, अब मैं वाटर के केस में क्या करूंगा, अब मेरे पास वाटर कितना दिया हुआ है 900 ग्राम। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो वाटर के तो क्या करूंगा, वाटर का वेट जो कि 900 ग्राम है ओवर इसका मॉलिक्यूलर वेट वो कितना है मेरे पास 18 है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 49 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये 49.9 के करीब आएगा। ठीक है, चलो मैं 49 लेके चल लेता हूँ समझाने के लिए, आप खुद से भी करके देख लेना। अब इसका मतलब मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब ये वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने यहाँ पे सोल्यूशन का करना है। अब यहाँ पे है ही सिर्फ वाटर है, तो क्या करेंगे, अब मेरे पास तो वॉल्यूम है ही नहीं, मेरे पास तो ये 900 ग्राम वाटर है। तो कोई बात नहीं, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है हमारे पास वाटर का 900 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, 900 ग्राम दिया हुआ है। और डेंसिटी वाटर की कितनी होती है ये हमें पता है, डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 ग्राम पर एमएल। ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना बेटा, ये 1 एमएल के इक्वल होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे मैंने 1 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास कितने में आंसर आ गया 900 ml आ गया। अब मेरे पास ये भी आ गया। अब ये वाली वॉल्यूम की वैल्यू मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा 900 यहाँ पे। ठीक है, इसकी पूरे की वैल्यू यहाँ पे ये निकाल दी हुई है, तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 50.5 जो है मोलर आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूल सेल में किसको यूज करते हैं, H2 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन द रिएक्शन इज दिस, इन द रिएक्शन इज दिस वैल्यू। ठीक है, ये हमें क्या दिया हुआ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3। मैंने जो न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो डाली है उसमें मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझाया हुआ है कि जब भी आपके पास रिएक्शन आए, मान लो आपके पास ये रिएक्शन है 2SO2 प्लस O2, ये केमिकल काइनेटिक्स में से है। तो इसको हमने कैसे करना है, जब भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपीयरेंस वाले क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको ऐसे लिख लेना है 1/2, जितने भी यहाँ पे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे इसके साथ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये रेसिप्रोकल करके लिख देना और साथ में लिख देना ये हमें क्या बता रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 इक्वल टू, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माइनस का निशान लिखो। माइनस हमें ये बता रहा है कि हम डिसअपीयरेंस की बात करें, रिएक्टेंट वाली साइड पे हम लोग ये लिखते हैं और प्रोडक्ट वाली साइड पे प्लस लिखते हैं। तो यहाँ पे प्लस लिख लो, एक ही बात है, अगर आपने लिखना है तो लिखो प्लस, तो अंडरस्टूड दिया। अब आपको क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ, ये वैल्यू, ये क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब मुझे कि ये वाली वैल्यू जो है वो दी हुई है। ठीक है अब उसने क्या कहा है, कहता रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज दिस। अब सल्फर डाइऑक्साइड की जो डिसअपीयरेंस है वो इतनी है, तो आप बताओ कि क्या इसकी रेट ऑफ, ये तो अच्छा इसकी, ये हमें सॉरी ये नहीं दिया हुआ, हमें ये दिया हुआ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड दी हुई है, ये नहीं दी हुई है, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, ये दिया हुआ हमें, ये वैल्यू दी हुई है। और हमें कहा गया कि इसकी जो डिसअपीयरेंस है, अब आप इन दोनों को इक्वेट करो, पहले इन दोनों को इक्वेट करके देखो आप। सबसे पहले आपने क्या करना है, रिएक्शन लिख ली, उससे ये वाली इक्वेशन बना ली। इस इक्वेशन के बाद हमने क्या करना है, हमने इनको कंपेयर करना है। जैसे मान लो मैं इसके साथ ही करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू दी हुई, जिसकी वैल्यू दी हुई है उसके साथ ही इन दोनों को कंपेयर करना है।
पहले मैं इसकी वैल्यू को इसके साथ करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा 1/2 DSO2 dt, और इधर भी क्या है 1/2, और इसकी वैल्यू मुझे क्या दी हुई है, इतने पोर्शन की रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 ये हमें दी हुई है 100 किलोग्राम पर मिनट। अब ये दो दो तो कट गया, इसका मतलब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड की डिसअपीयरेंस है वो बिल्कुल इसके इक्वली है। तो यहाँ पे इसने क्या दिया हुआ 50 किलोग्राम पर मिनट, जबकि या तो 100 ग्राम रही है, इसका मतलब ये वाली ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट वाली ऑप्शन देखते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जब मैं इन दोनों को मैं अब इसको इन दोनों को कंपेयर करूं, तो फिर देखो आप यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, हमें दी हुई है 100। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये वाला इधर तो कट गया था 2 यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है तो नहीं कटेगा, तो फिर ये इसको काट देगा, तो हमारे पास क्या आ गया 50 किलोग्राम पर मिनट। तो देखो यहीं पे दिया हुआ है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन 50 किलोग्राम पर मिनट, तो ये वाली ऑप्शन हमारे लिए ठीक है। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, इसमें हमारे पास क्या है, थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर देता हूँ मैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आईयूपैक नेम बताइए इसका। तो आईयूपैक नेम में हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये वाला पार्ट हमारा कैटायन है और ये एनायन है। हमेशा कैटायन की नेमिंग पहले करते हैं, बाद में एनायन की करते हैं। अब आपके कैटायन में कौन कौन है, मेटल भी है, कौन सा, कोबाल्ट। लीगेंड कौन कौन से हैं, एक NO2 है, एक लीगेंड मेरे पास NH3 है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, हम इन दोनों में से अल्फाबेटिकली कौन सा, पहले आप खुद देखो। तो अल्फाबेटिकली ये ए से स्टार्ट होता है अमाइन, ये नाइट्राइटो N से स्टार्ट होता है, तो ऑब्वियसली ये ए वाला पहले आएगा। तो हम बोलेंगे 5 यहाँ पे लगे हुए हैं, तो पेंटा अमाइन। उसके बाद क्या आ गया NO2। अब पेंटा अमाइन या तो यहाँ पे लिखा हुआ है या यहाँ पे लिखा हुआ, तो दोनों में से कोई ऑप्शन होगी, तो पेंटा अमाइन तो हो गया। उसके बाद NO2 लिखा हुआ है। अब NO2 भी दो तरह से होता है बेटा, अगर तो ऐसे लिखा हो, ये हम इस चीज को लिखते हैं ऐसे, और एक होता है ऐसे, ये होता है नाइट्राइटो। ये O के थ्रू बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे N के थ्रू हो रही है। इट मीन यहाँ से मुझे देख के पता लग रहा है ऐसे लिखा हुआ ना, इट मीन N के थ्रू हो रही है। तो यहाँ पे इसने O भी लिखा है, N भी लिखा है, इसका मतलब हम लोग ये वाली ऑप्शन लेंगे। उसके बाद ये कोबाल्ट है। अब कोबाल्ट की स्पेशल एंडिंग करनी है, ये वाले मेटल की नहीं करनी, क्योंकि ये कैटायन का हिस्सा है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली वीडियोज में भी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कोबाल्ट का कोबाल्ट ही लिखेंगे, और बाहर आ जाएगा क्लोराइड। बट मेटल लिखने के बाद उसकी ऑक्सीजन स्टेट भी हमने देखनी होती है, तो ऑक्सीजन स्टेट यहाँ से निकाल लेते हैं। इसके ऊपर -1, इसके ऊपर 0, इसके ऊपर -1। अब ये वाला -2 बन जाएगा, तो जब ये इसको मैं निकाल दूंगा तो उसके ऊपर +2 आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा, तो ये दूसरी तरफ ये आगे +1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो यही वाली हमारे पास ऑप्शन सही बनती है। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एल्कीन दैट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज, इसमें से कौन जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। बेटा पहले तो आपको पता होना चाहिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते मतलब क्या कंडीशन क्या है। सबसे पहले ये है कि उसमें असिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, असिमेट्रिक कार्बन, जिसको कायरल भी बोलते हैं। ठीक है, असिमेट्रिक कार्बन का मतलब है, देखो हमें +1 से पता है कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, हमेशा 4, इसकी वैलेंसी 4 है, टेट्रा वैलेंसी। तो ये चारों के चारों ग्रुप अगर डिफरेंट लगे होंगे, तो हम कह देंगे कि ये असिमेट्रिक कार्बन है, मतलब सिमेट्री नहीं है इसके इर्द गिर्द। तो हम लोग यहाँ पे इसको, पहली तो ये कंडीशन है। दूसरी होती है कि ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज ना करे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाए, मतलब अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करना चाहिए। तीसरा है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अब इन 3 कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए मैं क्या करता हूँ, इन सभी को लिखता हूँ। देखो सारे का वर्ड रूट क्या है, पेंट पेंट पेंट। मैं क्या करता हूँ, देखो आसानी से करने के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे मेरे पास पहले पे डबल बॉन्ड लगा हुआ, तो पहले के बाद डबल बॉन्ड लगा दिया। इसमें मैंने 2 पे लगा, सेकंड वाले में 2 के बाद लगा दिया, तीसरे में भी 2 के बाद लगा, चौथे में फिर 1 के बाद लगा। ठीक है। अब पहले के केस में 3 मिथाइल है, तो मैंने यहाँ पे 3 मिथाइल लिख दिया। नेक्स्ट के केस में क्या है आपके
2 मिथाइल है तो नेक्स्ट में मैंने 2 के ऊपर मिथाइल लिख दिया। उसके बाद मेरे पास कौन सा है 3 मिथाइल, तो यहाँ पे मैंने 3 के ऊपर मिथाइल लिख दिया। उसके बाद कौन सा है मेरे पास 4 मिथाइल, तो ये मैंने 4 के ऊपर मिथाइल लिख दिया। मैंने इस तरफ से राइट से नंबरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट काम क्या होता है कि मैंने इसके साथ एच लगाने होते हैं, जितनी वैलेंसी कम है। आप इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ तो इसका मतलब 3 एच आ गए। इसके पास मैं ब्लैक कलर से लिख देता हूँ, इसके पास 2 आ गए, इसके पास 1 2 3 1 आ गया, इसके पास 1 2 3 1 आ गया, इसके पास 2 आ गए। इस तरह से यहाँ पे 3, यहाँ पे कोई भी नहीं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 2, यहाँ पे 1 लगेगा, यहाँ पे 3 लगेंगे, यहाँ पे 2 1 2 1 और 3। अब हमने चेक करना है इसमें से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। अब आपने क्या देखना है कि सभी कार्बन्स को ध्यान से देखो कि किस कार्बन के इर्द गिर्द चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं। अब सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये वाले कार्बन को मैं अगर सेंटर मान लूँ तो इस कार्बन के इस तरफ एक एच लगेगा कि इस तरफ ये एच लगेगा, तो ये 4 तो लगे नहीं हुए, 2 बॉन्ड एक से बना रहा है, इसको इसको तो ले ही नहीं सकते हैं डबल बॉन्ड, ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा, ठीक है। तो मैं पकड़ूंगा, पहले से स्टार्ट कर देता हूँ, पहले इसको ही पकड़ लेता हूँ। अभी इसमें एक चीज देखो, आप ये वाले कार्बन को ध्यान से देखो, अगर इस कार्बन को मैं दोबारा से लिखूं तो इसके पास एक एच है, एक इसके पास CH3 है, और इस तरफ क्या लगा हुआ है CH2, और इधर क्या लगा हुआ है CH2CH3। तो आप ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है इसके एक ग्रुप H लगा हुआ है, एक तरफ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ मिथाइल लगा हुआ है, एक तरफ ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए, जिसका मतलब इसमें असिमेट्रिक कार्बन है। मतलब कि इसके चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए, तो इसका मतलब यही वाला ही आपका आंसर है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे चेक भी कर सकते हो तो आपको पता लग जाएगा कि ये वाला आपका ऑप्टिकल जो है वो एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है बेटा। तो आंसर इज 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर कीटोन फ्रॉम एसिड क्लोराइड। देखो जो एसिड क्लोराइड है, दिस इज एसिड क्लोराइड, ठीक है। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, मैं दोनों तरीके बताता हूँ। एक तो हम लोग लिखते हैं H2 प्लेटिनम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, ठीक है। ये हम लोग रिएक्शन को पॉइजन करने के लिए डालते हैं, ताकि इस पे एक एच इधर चल जाए, एक एच इधर चल जाए, तो हमारे पास ये बन जाएगा। पर ये बनता है एल्डिहाइड RCHO, और यहाँ पे बनेगा HCl। अब उसने क्वेश्चन कहा है कि हमें कीटोन बनाना है, तो कीटोन बनाने के लिए क्या होता है, कीटोन बनाने के लिए हमें 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 लिखने की बजाय मैं अकेला अकेला करके लिख देता हूँ, ताकि आपको समझना ईजी हो जाए। और इसकी रिएक्शन इसके साथ होती है सही मायने में, डाई मिथाइल कैडमियम से। तो डाई मिथाइल कैडमियम मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस तरह से। तो क्या होगा, यहाँ से ये कैडमियम क्लोराइड निकल जाएगा, और ये जो 2 अल्काइल ग्रुप है वो इससे टूट जाएंगे दोनों, क्योंकि ये इस तरह से बना हुआ था ना, एक इधर लगा हुआ था, एक इधर लगा हुआ था। ये बना कैसे था, ये बस असल में जब ग्रिग्नार्ड रीजन को हम लोग ग्रिग्ना रीजन को कैडमियम क्लोराइड से करवाते हैं, तो उससे ये वाली चीज बनती है। उसके बाद इसको एसिड क्लोराइड में हम लोग यूज करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे RCO, और ये वाला जहाँ पे अल्काइल ग्रुप है वो यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे आगे 2 लिख देते हैं। तो ये कीटोन बनाने, ये एक स्पेशल मेथड है जो सिर्फ कीटोन ही से बना सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन क्या है, साइनोहाइड्रिन है जब हम लोग कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, मतलब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। अगर एक तरफ H लग जाए तो ये एल्डिहाइड, अगर यहाँ पे भी R लगा दिया तो फिर ये कीटोन बन जाएगा। इसमें जब HCN डालते हैं तो ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये इसके पास चले जाता है, और ये जो H वाला पार्ट है ये इसके पास चले जाता है। क्यों, क्योंकि इन दोनों में से ये स्लाइटली नेगेटिव है, ये स्लाइटली पॉजिटिव है। अब ये वाला स्लाइटली नेगेटिव पार्ट है, ये वाला स्लाइटली पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास, तो आपके पास ये वाला कंपाउंड बनेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। और इसमें किया क्या, मैंने न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर ऐड किया, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। इसने यही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट के लिए नीचे करते हैं थोड़ा सा, इसको खत्म हो गया, इसको यहीं से स्टार्ट हो रहा है।
अब ये वाली रिएक्शन कौन सी है, अगर आप ध्यान से देखो ये वाली रिएक्शन, तो ये हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन है बेटा। कौन सी है? HVZ रिएक्शन, जिसमें जो हमारा एसिड होता है मतलब COH के साथ यहाँ पे जो कार्बन लगा होता है, इसके H निकलते जाते हैं वन वन करके, पहले एक H निकालेंगे पर इसमें डालना क्या पड़ता है? रेड फॉस्फोरस Cl2। तो ये H एक यहाँ से निकलेगा ये वाले Cl के साथ, और ये वाला जो एक Cl बचेगा वो यहाँ पे लग जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर एक H निकलेगा, Cl लग जाएगा, फिर H निकलेगा, फिर Cl लग जाएगा। आप Cl2 भी ले सकते हो, Br2 भी ले सकते हो, हैलोजन करना है, अल्फा हैलोजिनेशन होती है। तो ये वाली रिएक्शन कौन सी होगी आपकी? हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन, जिसको HVZ रिएक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द कॉम्प्लेक्स, ये वाला एक कॉम्प्लेक्स है ट्राई ऑक्सालेटो कोबाल्टेट कोबाल्टेट 3 आयन, ठीक है, और इसका नाम क्या होगा? हेक्सा साइनो कोबाल्टेट 3 आयन, ठीक है। तो इसमें से वो कह रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, इसका मैग्नीट्यूड जो है ये वाला स्प्लिटिंग का, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड किस में ज्यादा होगा? देखो उसमें मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा हो, सिंपल सी फंडा है। अब आपको मैंने बताया हुआ है CO और CN ये ऐसे हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो और भी दो दिन मैं पर स्पेसिफिकली इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। तो आपको ये पता है कि ये तो सायानाइड लगा हुआ है, ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये ऑब्वियसली इसकी बात कम की है ऑक्सालेटाइन की, ये वीक लिगेंड है। तो इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसके केस में स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड या डेल्टा O का मतलब ऑक्टाहेड्रल, वो क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसने बोला है कि इसकी ज्यादा होगी, क्वेश्चन में कहा कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जबकि होगा किसका ज्यादा? जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा हो। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है कि जब निकल सल्फेट है, अब निकल सल्फेट का फॉर्मूला क्या आता है? ये वाला, अगर इसमें हम लोग पिरिडीन डालते हैं, ठीक है, तो कहता है उसके बाद फिर हम लोग सोडियम नाइट्रेट डालते हैं तो ये ब्लू क्रिस्टल बनते हैं इसके। तो देख इसमें होता गया है कि पिरिडिन एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, इस तरह से ये कंपाउंड बन जाता है। यहाँ पे ये मिस प्रिंट हुई पड़ी, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। बट उसके बाद इसने क्या डाला? सोडियम नाइट्रेट। अब सोडियम नाइट्राइट जो है NaNO2, अब इसमें ये वाला लिगेंड है तो ये भी अंदर आएगा, तो ये बेसिकली होता गया है, ये यहाँ पे 2 और NO2 यहाँ पे 2 लग जाते हैं, मतलब 2 लिगेंड या इसके निकल गए, 4 की जगह 2 रह गए और इसके 2 लग गए, ठीक है। तो ये चीज बन जाती है। अब ये वाला जो है, ये यहाँ इसने पूछा कि ये वाले बनते हैं, इसने मतलब ये बताई है लाइन, तो ऑब्वियसली ये वाली लाइन क्या है? फॉल्स है, हमारे पास बन तो कुछ और रहा है, ये कुछ और बता रहा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है कि जो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसको सी हम लोग DIBL मतलब डाइबल H बोलते हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनोल इज एन अलाइलिक अल्कोहल, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। देखो बेटा अलाइल क्या होता है ये भी बता देता हूँ मैं। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे बॉन्ड छोड़ दिया मैंने, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रुप लगेगा। अगर मैं इस पार्ट को बोलते हैं विनाइल, इसी तरह इसको बोलते हैं अलाइल। अब मान लो यहाँ पे अगर मैं OH लगा देता यहाँ पे तो ये विनाइल अल्कोहल, अगर मैं यहाँ पे Cl लगा देता तो विनाइल क्लोराइड। इसी तरह इसको भी हम लोग यहाँ पे OH लगा दे, अलाइल अल्कोहल, क्लोराइड लगा दे अलाइल क्लोराइड, तो ये है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से ये हम लोग इसको, इसने कहा कि अलाइलिक अल्कोहल है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में ये होता है CH3 CH2 पेंटेन 2 ऑन है हमारे पास। ये है। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि पेंटेन 2 ऑन इज सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन क्या होते हैं? देखो कीटोन क्या होते हैं, जब आपका ये वाला ग्रुप हो कार्बोनिल और इसके इस तरफ भी R ग्रुप लगाओ और इस तरफ भी R लगाओ, अगर R दोनों सेम हो, मतलब इतने भी इधर भी अगर 2 कार्बन लगे हैं, 2 कार्बन लगे, इधर भी 2 हो या इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो वो सिमेट्रिकल है। अब इस साइड पे आप देखो कितने लगे हुए हैं? 3, यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? 1, तो सिमेट्रिकल है। आप खुद सोचो, नहीं ना है, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नीचे कर देते हैं। अभी आप खुद से कर लेना क्वेश्चन, आप ये आप पढ़ के बीच में से इसके आंसर्स हैं सारे के सारे, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके देख लेना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखो बेटा, जब कम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सॉल्यूशन में अगर फ्लो करता है सॉल्वेंट, तो हम उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल सा आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो मैंने कहा कि P इज इक्वल टू सी आर टी। ये एक मान लो पहला हो गया, कोई सॉल्यूशन हो गया, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये दूसरा वाला कोई सॉल्यूशन है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब मान लो C2 इज ग्रेटर देन C1, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली डिपेंड तो कंसंट्रेशन पे ही कर रहा है ना। अगर दूसरे वाले की कंसंट्रेशन ज़्यादा, इसकी कम है, तो ऑब्वियसली जब ऐसे सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जुड़े, मतलब आपस में कांटेक्ट में आएंगे, तो क्या होगा, लो कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ क्या हो जाएगा, चलना शुरू होगा, जिसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज दिस। इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने लगभग इसी तरह का ही कल वाले मैंने वीडियो में डाला। मैंने कहा था ना कि हर टाइप का एक न्यूमेरिकल आएगा, तो देखो इस टाइप का न्यूमेरिकल पेपर में आया हुआ इस वाले में भी। तो इसमें आप खुद देखो क्या गया, उसने वेपर प्रेशर की बात की है, प्योर बेंजीन की। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, मोलर मास निकाला, मतलब हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की जो है वो आपको जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, पी नॉट इज इक्वल टू x2, और x2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, n2 बटा n1 प्लस n2, क्योंकि मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होती है, मोल फ्रैक्शन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और इसको भी फर्दर मैंने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर में हम सोल्यूट जो है वो इग्नोर कर देते हैं जब आपका सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डल्यूट हो। तो डल्यूट ही है, अगर आप ध्यान देखो 39 ग्राम बेंजीन और उसमें सिर्फ 0.5 ग्राम चीज़ डली हुई है। ठीक है, 10% से 15% से कम में हम लोग डल्यूट ही मान के चलते हैं। तो ये मेरे पास फार्मूला बन गया। अब इसको मैं दोबारा से फार्मूले को लिखता हूँ जो मेरे पास नेट बचा है। और नंबर ऑफ मोल्स तो दिए नहीं मेरे पास, तो ग्राम ग्राम दिए हुए, तो मुझे पता है कि N2 मेरा यूज नहीं होगा, इसको मैंने फर्दर लिख लेना W2 बटा M2। ये आ जाएगा किसकी जगह पे, इसकी जगह पे। और नीचे वाले की जगह पे क्या आएगा, इसके वाले की जगह पे क्या आएगा, नीचे नीचे आएगा W1 ओवर M1, और उसको मैं उल्टा के ऊपर लिख दूंगा तो वो आ जाएगा M1 बटा W1। अब ये वाली चीज मैंने फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब मुझे बाकी ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो चेक करते हैं हम लोग कि सब कुछ दिया हुआ है हमें। हमें W2 दिया हुआ है, W2 क्या दिया हुआ है 0.5 ग्राम, W1 क्या दिया हुआ है 39 ग्राम, और उसके बाद P नॉट क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वो हमें दिया हुआ 0.850। ये देखो ना सारा कुछ, ये आप पढ़ के देखो, प्योर सॉल्वेंट का दिया हुआ। और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन इज दिस, तो ये भी हमें दिया हुआ है 0.845। तो ये सारी वैल्यूज में हम लोग फिल कर देंगे। W1 भी हो गया। अच्छा M1 क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट आप क्वेश्चन में देखो हमें ये दिया हुआ, बेंजीन है ना आपका सॉल्वेंट, तो उसका 78 ग्राम दिया, तो यहाँ पे भर देना। तो आप यहाँ पे कह सकते हो हमारा, इसको आप सॉल्व कर लेना, मैं यहाँ तक बता देता हूँ आपको। ये W2 कितना था मेरे पास 0.5, मॉलिक्यूलर मास हमने फाइंड आउट करना है। ये M1 हो गया आपका 78 और W1 क्या आ गया आपका 39। तो M इसको सॉल्व कर लो, M2 को इधर लिख देना और इसको उठा के नीचे लिख देना और राइट साइड को फिर सॉल्व कर लेना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, ये वाली से, Kb इंटू एम। तो इसमें निकालना क्या है हमने, एट व्हाट टेम्परेचर सॉल्यूशन विल बॉयल। मतलब मुझे इसको पहले तो लिखना पड़ेगा Tb माइनस Tb नॉट, ये चीज़ मैंने निकालनी है, ये मेरा मेन है जो मैंने निकालना है। अब बाकी सब कुछ दिया होगा, आप ध्यान से देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर दिया, मतलब यहाँ पे मैं 373.15 लिख दूंगा। Kb की वैल्यू हमें कांस्टेंट दी होती है, दी भी हुई है 0.52 देखो लिखी हुई है। और m क्या है, कंसंट्रेशन। मोलैलिटी हमें डायरेक्ट नहीं दी हुई, हमें मोलैलिटी का फार्मूला फर्दर लगाना पड़ेगा, ये वाला इन 2000 आवर W1। तो अब ध्यान से देखो 0.52 इंटू W2 हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ये W2 हो गया आपका, ये वाला आपका हो गया W1 हो गया। तो यहाँ पे W2 आपका 18 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है 180 ग्राम और इन 2000। अब W1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये देखो
ये सोल्यूट का वेट हमने ग्राम में भरे हैं, तो फिर इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला भी वाटर का भी ग्राम में भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1000/1000 है, मतलब 1 किलोग्राम 1000 के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे W1 ये फिल कर दिया, ये एज इट इज का एज इट इज लिख दिया, और यहाँ पे हम क्या भरेंगे 373.15। आप ध्यान से देखो ये दिया हुआ, ठीक है जी। तो ये इसको सॉल्व कर लो, सारा सॉल्व करके कुछ ना कुछ आएगा, फिर इसको बाद में दूसरी तरफ ले जाना, तो आपका जो ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कैलकुलेट दी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप इस टाइप का कोई क्वेश्चन पहले किसी सैम्पल पेपर में नहीं आया, तो ये आप ध्यान से देखो। मैंने आपको तरीका बताया हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इसकी इक्वेशन बना लो, फिर इसकी इक्वेशन बना लो। तो यहाँ पहले में क्या हो रहा है, सिल्वर जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो वो किस में तब्दील हो रहा है, ठीक है जी। और उसके बाद सेकंड में क्या हो रहा है, सिल्वर नाइट्रेट है ना, ये वाला मतलब सॉल्ट है, तो यहाँ पे सिल्वर 1 पॉजिटिव जो है वो किस में तब्दील हो रहा है, सिल्वर में। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब देखो दोनों की कंसंट्रेशन दी हुई है, ये ब्लैक कलर से मैं लिख देता हूँ, ये इसकी दी हुई है और ये इसकी दी हुई है। मैं ऐसे करता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ आपका जो पहले वाला है उसको मैं मान लेता हूँ C2, C1 मान लेते हैं, और ये वाली कंसंट्रेशन को मान लेते हैं, यहाँ पर रेड कलर से लिखता हूँ, इसको मान लेते हैं C2, और इस कंसंट्रेशन को मान लेते हैं C1। मैं फिल बाद में कर दूंगा, वो समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। इसकी कंसंट्रेशन को मैंने क्या कहा है, C2, और इसकी कंसंट्रेशन आयंस की को क्या कहा है, C1, ठीक है बेटा। अब मैं क्या करूंगा, ये इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले काट देते हैं हम लोग, ये काट दिया मैंने। तो आपके पास क्या बना, सिल्वर सॉलिड प्लस Ag पॉजिटिव C1 कंसंट्रेशन वाला, दूसरी तरफ C2 कंसंट्रेशन वाला प्लस सिल्वर। अब हम लोग जब E सेल लिखते हैं, देखो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन। एन हमारे पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ था, एक ही आएगा। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ये वाला ऊपर, ये प्रोडक्ट वाले आयंस यही है ना, मतलब ऊपर C2 कंसंट्रेशन आएगी, नीचे आपकी C1 आएगी। अब समझ लगी मैंने क्यों ऐसे लिखा। अब ये वाली चीज देखो, अब यहाँ पे जो आपके पास ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया है, दोनों में है क्या, रॉड तो सिल्वर की है ना, सिल्वर जो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों की जो स्टैंडर्ड स्टेट में ये भी 0. क्योंकि सिल्वर की जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है वो होती है +0.80। तो इसकी जो कैथोड पे काम कर रहा है उसकी भी वही है, एनोड पे काम कर रहा है उसकी भी वही, इसका मतलब ये वैल्यू तो 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब आपका सीधी सी बात है, जो आपका यहाँ पे मैं चेंज करके लिख देता हूँ, आपका ई सेल जो है वो क्या आएगा, -0.0591, यहाँ लॉग। अब C2 की आपको कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, ध्यान से देखो, C2 इसको भरा था ना हमने 0.1, यहाँ पे आ गया 0.01, और नीचे क्या आ गई 1, ठीक है। अब ये 0.01 इसको मैं क्या करूँगा, पहले माइनस 0.0591 लॉग, ये जो इसको डेसिमल है इस तरफ अगर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा -2। अब ये -2 मैं आगे ले आऊंगा, क्योंकि मेरे पास ये क्या हो गया, एक मिनट, ठीक है। अब ये मैं इस तरफ ले आऊंगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा फिर, कि जो सेल है वो आपके पास बन जाएगा। अब ये माइनस है ना, ये माइनस भी साथ में आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब आपको जस्ट 0.0591 इंटू 2 करना है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। होप आपको समझ लग गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाउ डज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस वेरी विद द कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हाँ जी, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन अभी तक हुआ नहीं है, मैं दोबारा से ये समझा भी देता हूँ आपको। इसमें आपको कैसे समझना, देखो बेटा एक चीज समझो, हमारे पास मान लो एक बीकर है, बीकर में वाटर पड़ा हुआ है, अब मैंने उसमें एक सोल्यूट डाला, सोल्यूट, वो सोल्यूट कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपका इस नेचर का भी हो सकता है और इस नेचर का भी हो सकता है, ये आपने समझना है पहले। इसमें से कितने सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हो। अब सोल्यूट जब डालते हैं, आई मीन इलेक्ट्रोलाइट जब डालते हैं, अगर तो वो होगा स्ट्रॉन्ग, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, हम उसको बोलते हैं जिसकी कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाती है, मतलब पूरी तरह टूट जाता है पानी में जाके आयंस में, जबकि ये पूरी तरह नहीं होता, ये पार्शली टूटता है। इसको मैं ऐसे जस्ट आपको समझाने के लिए, कि मान लो आपके पास सोडियम क्लोराइड है, सपोज करो ये सोडियम क्लोराइड आयन है जो 100 सोडियम और 100 क्लोराइड आयन से मिलके बना है, सपोज कर लो।
तो जब मैंने इसको पानी में डाला तो क्या होगा, सारे के सारे आयन ऐसे बीच में से टूट जाएंगे, हमारे पास 100 के 100 सोडियम आयन बन जाएंगे और 100 के 100 क्लोराइड आयन बन जाएंगे। तो मैं इसको बोलूंगा कि ये कंप्लीट डिसोसिएशन हो गई। अब मान लो आपके पास कोई और इलेक्ट्रोलाइट है, ये वाला सपोज करो एसिटिक एसिड है। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो अब क्या होगा, मान लो ये भी इसी तरह से 100 और ये 100 कैटायन एनायन मिलकर बना हुआ है। जब ये पानी में जाएगा तो ये क्या करेगा, 100 के 100 नहीं टूटेगा, इसमें से 40 कैटायन निकाल दिए उसने और 40 एनायन, मतलब ये एनायन हो गए, ये कैटायन हो गए आपके। तो इसका मतलब अभी भी ये 60 अनडिसोशिएटेड जो है अभी भी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब इसमें होगा क्या, अब आता है ये कॉन्सेप्ट कि कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करता है। यहाँ पे कंसंट्रेशन का वर्ड भी मैं समझाता हूँ, इतना आपको समझ लग गया होगा। ये मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, एक वाटर लिया, उसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला। अब इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको पहले देखना पड़ेगा क्या दिया है वो उसने, जैसे यहाँ पे हमें वीक दिया हुआ है, पर मैं दोनों ही बता रहा हूँ, पेपर में चेंज हो गया तो आपको समझ होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइट जब पानी में डालते हैं हम लोग तो वो पानी में जाके टूट जाएगा। अब नंबर ऑफ आयन सारे जितने भी थे वो उसमें बिखर गए जाके। ठीक है, अब मैं उसका जब उसको कंडक्टेंस चेक करूंगा इस सॉल्यूशन की, मान लो सॉल्यूशन है उसमें मैंने क्या डाल दिया, सोडियम क्लोराइड डाल दिया, इसमें डाल दिया, आयंस पूरी तरह से टूट गए। अब मैं इसकी कंडक्टेंस चेक करूंगा तो कुछ ना कुछ इसकी कंडक्टेंस आएगी, इसकी कुछ ना कुछ कंडक्टेंस आएगी। या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस चेक करूंगा वो भी कुछ ना कुछ आएगी। मोलर कंडक्टेंस तब वर्ड यूज करते हैं जब 1 मोल सोडियम क्लोराइड डालेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तब वर्ड यूज करेंगे जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम क्लोराइड डालेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको देखना है कि अब मैं इसमें पानी डाल रहा हूं, मैं ये तो घोल दिया, अब मैं इसमें पानी डालना शुरू कर दिया, वाटर ऐड करना शुरू कर दिया। एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिल्यूशन। पानी डालने को क्या बोलते हैं हम लोग, डिल्यूशन करना या कंसंट्रेशन कम करना। अब मैं पानी डालूंगा तो पानी जाके क्या करता है, पानी जाके ये काम करता है कि जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है ना, इनके आयंस के बीच में अट्रैक्शंस को खत्म करके इनको अकेले अकेले कर देना। अब पानी को क्या पता कि ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, ये तो पहले ही पानी में इस वाले पानी में जाने के बाद पहले ही अलग अलग हो चुका हुआ है। ये पानी अब और जो डाल रहे हैं ये कोई ज्यादा कुछ फर्क नहीं डालेगा इसमें। तो इसका मतलब कंडक्टेंस में हल्का फुल्का सा इंक्रीज होगा, वो इस वजह से क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड आयन पास पास में थोड़े से होंगे, पानी डालने पर वो थोड़े से और ज्यादा क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे और वो कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। सिर्फ हल्की सी कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगी। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखो आप, ये आपने आपका सॉल्वेंट है, इसमें आपने क्या डाल दिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, एसिटिक एसिड। अब आपको पता भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये, इसका मतलब इसमें जाके पूरी तरह से टूटा नहीं है। अब मैं अगर इसमें वाटर डालता हूं, मतलब मैं डिल्यूट करता हूं, तो डिल्यूट पानी डालने पे क्या होगा, पानी क्या जाके काम करता है, वो ये जो अनडिसोशिएटेड है ना जो बचा हुआ है उसके कैटायन और एनायन को अलग अलग करता है, बीच में से ऐसे फाड़ डाल देगा, चलो भाई अलग अलग हो जाओ आप, इनकी अट्रैक्शन को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये फिर जब दूर एक दूसरे से होंगे मतलब इनको और तोड़ेगा। मान लो अगर पहले मैंने क्या बताया था कि 40 टूटे हैं, अब मैंने पानी डाला तो 5-7 और टूट के आगे की तरफ चले जाएंगे, और पानी डालूंगा तो और डिल्यूट करूंगा तो और चले जाएंगे। इसका मतलब कि नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ये कीवर्ड है, आपको याद रखना, बस यही कीवर्ड यूज करने हैं पेपर में। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि जब हम लोग वाटर ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस क्या करते हैं, वीक के केस में बड़े हैं। आपने देखा ना, क्योंकि डिसोसिएशन हुई है। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे कुछ नहीं बढ़े थे क्योंकि आयंस ऑलरेडी टूटे पड़े थे। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हम ये शब्द बोल सकते हैं कि इन जो उनमें आयंस के बीच में जो डिस्टेंसेस है वो बढ़ गए, जबकि यहाँ पे आयंस बढ़ रहे हैं। और जो कंडक्टेंस है, ये एक मेन वर्ड याद रख लो, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, कंडक्टेंस आयंस के ऊपर। जितने आयंस ज्यादा उतनी सॉल्यूशन की कंडक्टेंस ज्यादा होगी। अब यहाँ पे आयंस बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली कंडक्टेंस की सॉल्यूशन क्या आएगी, बढ़ेगी। अब यहाँ पे उसने यही क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कैसे वेरी करती है कंसंट्रेशन के साथ। अब कंसंट्रेशन के साथ का शब्द का मतलब है कि कंसंट्रेशन कम करने पर, कंसंट्रेशन कम करने का मतलब होता है डिल्यूट करना। ये वर्ड याद रख लो क्योंकि कंफ्यूज कर देता है, अगर सीधा डिल्यूट लिख देता तो आप इजीली ये आंसर दे सकते थे। कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब क्या होगा, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि कंसंट्रेशन जब कम होगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज होने का मतलब है कि मैं वाटर डाल रहा हूं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन कम करने पर, जब कंसंट्रेशन मैं कम करूंगा वाटर डालूंगा तो फिर
वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन होगी, डिसोसिएशन होने पर और ज़्यादा आयंस बनेंगे, और ज़्यादा आयंस बनेंगे तो उसकी जो कंडक्टेंस है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ में देखते हैं, और स्टेट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, कि विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट बताओ। अब आपको हमेशा जब भी ऑर्डर बताना है ना, आपको रेट लॉ को देखना, रिएक्शन को नहीं देखना। और इसमें से यही रिएक्टेंट दिया हुआ और इसके ऊपर 2 लिखा हुआ, ये हमारा ऑर्डर है, तो इसका मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एक ही रिएक्टेंट है वो भी 2 है, तो ओवरऑल ऑर्डर भी क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है। अब यूनिट्स क्या होंगे, अब यूनिट्स के लिए मैंने क्या बताया हुआ आपको फॉर्मूला, मोल्स पर लीटर लिख के 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। जो भी ऑर्डर होगा वो यहाँ पे फिल कर देना। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं 2 करूंगा तो 1 माइनस 2 क्या होगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे पावर 1 माइनस आएगा, -1 अंदर जाएगा तो इसके ऊपर -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बाहर एज इट इज का एज इट इज रहेगा। मतलब आपके यूनिट्स हो जाएंगे मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ये भी काफी चांस है, आता ही आता है ये बोर्ड में ये वाला, और ये वाले भी काफी है, नहीं तो एमसीक्यू में आ जाएगा। अब इसने कहा है कि ये एक रिएक्शन दी हुई है, ये वाली रेट ऑफ रिएक्शन 27 टाइम होता है जब एक्स को इंक्रीज करते हैं 3 टाइम्स, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने लिखना है कि R इज इक्वल टू के, यहाँ पे आपने लिख दिया x, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास ये वाला रिएक्टेंट है। ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है 20, यहाँ पे क्या लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 27 टाइम्स कब, जब कंसंट्रेशन को कितने टाइम्स बढ़ा दिया हमने, जब कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ा दिया। ठीक है। अब आप ध्यान से देखो बेटा, ये चीज तभी पॉसिबल है अगर मैं इसको डिवाइड मान लो कर देता हूं, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे यहाँ पे पहले ऐसे कर लो, यहाँ पे n लिख लो कि हमें ये तो पता नहीं ना ये क्या है, क्योंकि ये तो हमने निकालना है। उसने ये कहा ना ऑर्डर बताओ, तो हम ऑर्डर यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ वो तो फर्स्ट ऑर्डर बन गई, इसलिए हमने ये लिख लेना। मतलब ये एक तो एक जनरल मैंने पहले लिख लिया, फिर उसने कहा कि अगर रेट 27 टाइम्स, रेट जो है वो 27 टाइम्स बढ़ता है जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ाते हैं, तो हमने वैसे कर लिया। अब हम दोनों रिएक्शंस को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इसको इसके साथ डिवाइड कर दो, तो आप देखो 27 आर, नीचे आर इक्वल टू के, अभी फिलहाल आप ऐसे ही लिखो फिर आपको पता लग जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, आर आर कट गए, के कट गया आपका, तो ये x की पावर n है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 पावर n और x की पावर भी n, तो ये भी कट गया। अब इस तरफ मेरे पास 27 रह गया, इस तरफ मेरे पास 3n रह गया। अब क्या 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, 3 पावर 3, ये ऐसे क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अब दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर हमेशा इक्वल होती है, ये एक मैथ्स में आपका रूल है। अगर इक्वल में 2 टर्म्स लिखी हैं, उनकी अगर बेस सेम है तो उनकी पावर्स इक्वल होती हैं, इसका मतलब n किसके इक्वल आ गया आपका, 3 आ गया, तो आंसर इज 3। ठीक है बेटा, होप आपको समझ लग गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसको नीचे करना पड़ेगा, खत्म हो गया। नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन तो बेटा थ्योरेटिकल है, आप खुद से भी कर सकते हो, जस्ट आपको एक क्वेश्चन चेक करने के, हाँ भाई ये वाले मैंने किए हुए हैं कि नहीं किए हुए, एक बार रिवाइज कर लेना। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर में क्या होता है, जब हम लोग रेट लॉ लिखते हैं तो जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी रिएक्टेंट है उसके ऊपर जीरो है, मतलब इस वाली कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता जीरो ऑर्डर के केस में। जबकि फर्स्ट ऑर्डर के केस में हम लोग रेट ऑर्डर क्या लिखते हैं, यहाँ पे जो भी आपका रिएक्टेंट होगा, मान लो ए है तो यहाँ पे पावर 1 होगी, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर है। मीन्स यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट है जो कह लो, या कह लो रिएक्शन की जो स्पीड है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, इसके ऊपर लिख लो। फिर आप इसका बता दो कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के केस में के कैसे निकालते हैं। ठीक है,
हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालते हैं, ये वाले पॉइंट आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने कई बार डिस्कस किया है, जिरकोनिया और हाफियम। जिरकोनिया और हाफियम का सिमिलर प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि इनके साइज जो है वो सिमिलर है। जिरकोनिया और हाफियम के साइज क्यों सिमिलर है, क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अब बार बार आ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कि लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तभी तो वर्ड कॉन्ट्रैक्शन यूज बन गया ना। कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिंक उड़ जाता है। ठीक है, वो ड्यू टू ये पुअर 4f शील्डिंग, 4f ऑर्बिटल शील्डिंग, 4f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन शील्ड नहीं कर पाते। ठीक है जी, तो कहने का मतलब यह है कि इनकी फिर इस वजह से जो साइज सिमिलर, तो इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको जो किया, ये भी किया हुआ है आपने। अब इसका आप देखो ऑरली भी आंसर बता सकते हो। वैसे तो आपको मैंने कल जो बताया था, आप वीडियो देख लेना, जो मैंने चैप्टर 5, 6, 7 का मैंने रिवीजन दिखाई है, उसमें से मैंने 15 क्वेश्चन देखे हैं। मैंने कहा था ना कि उन्हीं वैसा ही क्वेश्चन आएगा, तो देखो वैसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इसमें देखो निकल के साथ 4 लिगेंड लगे हुए हैं। जब भी 4 लिगेंड लगे हुए हैं तो इसका मतलब 4 ऑर्बिटल रिक्वायर्ड है। अब ये 4 ऑर्बिटल या तो dsp2 हो सकता है या sp3 हो सकता है। अगर sp3 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं तो वो टेट्राहेड्रल कॉन्फ होगी, अगर dsp2 हो रहे हैं तो वो स्क्वायर प्लेनर होगी। अब ये कैसे होगा, अगर तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है तो ये होगा, अगर वीक होगा लिगेंड होंगे तो फिर ये वाली होगी। इसका मतलब निकल के साथ जो Cl है ये वीक लिगेंड है। हम लोग कार्बोनिल और साइनाइड को स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेके चलते हैं, तो अंडरस्टूड है कि इसके केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका पूरा बता देना कि इसमें एक क्वेश्चन मैं दिखा अगले वाले से करके दिखा दूंगा, फिर वैसे ही ये वाला कर लेना। उसने कहा कि ये डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है। ये मैग्नेटिक बिहेवियर हम लोग कैसे बताते हैं कि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये पैरामैग्नेटिक है, अगर नहीं प्रेजेंट है तो डायमैग्नेटिक है। अब जैसे इसमें देखो CO है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 28, तो इसकी मैं अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो मेरे पास आएगी 4s2 3d8। मैंने आपको एक बताया था कि पहले क्या करना, आपने कुछ नहीं करना है, इसको दोबारा से लिखना है 3d8 और 4s को बाहर लिख देना। अब हमने काम स्टार्ट करना। अब इस कंपाउंड को देखो तो इसमें कोबाल्ट की कितनी ऑक्सीजन स्टेट है, यहाँ इसको अगर मैं -1 होती है साइनाइड की तो -6 बाहर दूसरी तरफ जाके +6 हो जाएगा, +6 और -3 3 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे कोबाल्ट हमारे पास +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो इसका मतलब मुझे 3 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालने पड़ेंगे। 2 यहाँ से जाएंगे और एक यहाँ से जाएगा, तो मेरे पास ये बन जाएगा 3d7 और ये खाली हो गया। यहाँ पे और 4p भी लिख सकते हैं, खाली लिखने को क्या है, लिखना ही है। अब उसके बाद हमने क्या देखना, हम इसको पिक्चराइज करके दिखाते हैं। ठीक है, ये आर्गोन, फिर उसके बाद इसको मैंने क्या किया 1 2 3 4 5, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और उसके बाद ये वाला हो गया, फिर ये p वाले हो गए, इसके बाद आगे जाके ये वाले d आगे बना दो आप। ठीक है, अब आपने क्या देखना है, कितने लिगेंड आ रहे हैं, 6 लिगेंड आ रहे हैं। अब 6 लिगेंड जो आ रहे हैं वो स्ट्रांग है या वीक है, स्ट्रांग है। अगर स्ट्रांग है तो वो क्या करते हैं, वो आएंगे, स्ट्रांग है ना तो वो कहेंगे भाई इकट्ठे हो जाओ आप लोग, कल्ले कल्ले क्यों बैठे हो, अकेले अकेले क्यों बैठे हो। तो फिर ये क्या होगा, ये इसके पास चला जाएगा, या कह लो ये वाला उठकर इसके पास चला जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। बाकी तो सारे एज इट इज है ना, उस तरह आगे डी वाले बने हुए हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने इकट्ठे कर दिए ना, ये वाला ये इसके पास भेज दिया, चल यहाँ पे। अब मेरे पास ये क्या हो गया, डी वाला अवेलेबल हो गया, एक एस का हो गया। अब आ कितने लिगेंड रहे हैं, 6 आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने एक गलती कर रही है लगता है मुझे, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने थे 4s2 3d8, क्योंकि यहाँ पे d2 आना चाहिए था। 2 यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला, 3d7 हो गया, 5 6 7 7 हो गए, 7 हो गए, dsp2। कुछ गड़बड़ हो रही लग रही है मुझे, करना तो इसी तरह से है क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए d2sp3। यहाँ पे 2 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है, कोई गलती हो रही है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे, यहाँ तो कॉन्फ़िगर, यहाँ मुझे लगता है यहाँ पे दिक्कत है, 3 नेगेटिव में ये 3 प्लस आ रहा है। अगर 4 प्लस होता फिर ये निकल जाता है, यहाँ पे फिर 4 प्लस होना चाहिए था, पर कोबाल्ट जो हो +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं ज़्यादा।
इसका मतलब ये हो गया कि एक मिनट मुझे सोचने दो, यहाँ पे बेटा क्या होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे 6 लिगेंड्स आ रहे हैं, तो 6 लिगेंड कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, या तो D2sp3 बनाएंगे या sp3d2 बनाएंगे। ये कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। ये कब बनेगा, जब वीक लिगेंड होगा। अब हमें पता है कि ये साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा, अब इनको पेयर अप करवा देगा तो अंदरले d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये कुछ बन नहीं रहा, यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, मेरे से ही हो रही है कहीं पे। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, एक यहाँ से, कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, मैंने यहीं पे गलती कर दी। आयरन, कोबाल्ट, यहाँ पर 27 है, मेरे से ही गलती होगी। 27 यही इसका मतलब, यहाँ पे 7 7 7, यहाँ पे अब ये रह जाएंगे 6 रह गए। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर देते हैं, यहाँ से। अब हो गया ना ठीक, मैंने एटॉमिक नंबर ही गलत लिख दिया जल्दबाजी में। ठीक है बेटा, एटॉमिक नंबर जो है वो 27 है, एटॉमिक नंबर, यहाँ पे एटॉमिक नंबर ये गड़बड़ कर दी थी। ठीक है बेटा, तो अब ये दोबारा से यहाँ पे हो गया ना 4:7, 3 निकाल दिए, 2 यहाँ से निकल गए, एक यहाँ से निकल गया, तो 6 रह गए। 6 को अरेंज किया, तो पहले तो ये 6 इस तरह से थे, यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ क्या करना है। एक मिनट, यहाँ से इसको रब कर देता हूँ मैं। अब दोबारा से यहाँ पे कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये देखो, 6 निकालने थे ना, अब ये एक और यहाँ से निकालना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है बेटा, ये 6 हो गए। उसके बाद क्या हुआ, ये अब आपको नजर आ रहा है ना कि अब ये इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, तो ये पेयर अप हो गए। अब यहाँ पे 2 बच जाएंगे, यहाँ से 3, मतलब 2 डी के, एक एस का और 3 पी के इन्वॉल्व होंगे, तो वो क्या बन जाएगी, DsP2। अब ये देखो मेरे को गलती कैसे पता लगी, क्योंकि मुझे पता है 6 लिगेंड है, तो 6 लिगेंड के लिए हमेशा यहाँ तो D2sp3 होगी या sp3d2 होगी। अंदर वाले d ऑर्बिटल कब इस्तेमाल होंगे, जब यहाँ पे इकट्ठे हो जाए इलेक्ट्रॉन। इकट्ठे कब होंगे, जब लिगेंड स्ट्रांग होगा। अब आप यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा कि ये डायमैग्नेटिक है या नहीं है, तो अब देखो क्या आपको कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। अगर होता तो फिर पैरामैग्नेटिक होना था। अगर मान लो, देखो ये वाला केस, अब यहाँ पे वीक लिगेंड लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपके पास ये 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इनको पेयर अप करवा पाएगा, बिल्कुल नहीं करवा पाएगा। तो इसका मतलब आपको एक S3P और अगले वाले D, ये जो D बना हुआ है, इसमें से 2 यूज करने पड़ेंगे, तो वहां पे हमारे पास ये वाली आएगी। वीक लिगेंड के केस में sp3d2 कॉन्फ़िगरेशन आएगी, और वहां पे क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बेटा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला, फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड। बेटा ये वही वाली रिएक्शन कल वाले मैंने में भी बताई है, रीमर डायमंड रिएक्शन है। देखो रीमर डायमंड रिएक्शन मैंने कहा था इनफाइनाइट टाइम इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट टाइम्स किसी ना किसी रूप में आ ही जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये आपको फिनोल है, फिनोल में आपने डालना है CCl4। अगर यहाँ पे सैलिसल्डिहाइड होता फिर आपने यहाँ पे CHCl3 लेना है, मतलब फिर क्या चीज लेनी है आपने, CHCl3, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसा ही है। ठीक है, यहाँ से एक H निकलेगा, तो उसके बाद यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास, OH, तो यहाँ पे आ गया Cl और Cl। उसके बाद मैंने एक्वस की OH डालना है, 340 केल्विन टेम्परेचर है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्वस के साथ सब्स्टिट्यूशन होती है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई बार। तो यहाँ पे OH OH OH, एक कार्बन के ऊपर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, यहाँ पे तो 3 3 लग गए, तो फिर क्या होगा, तीनों के तीनों में से ऐसे ये चीज पहले निकल जाएगी OH, और इसके बीच में ये वाला जो बॉन्ड है ये इस तरफ शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया ये, दिस इज योर सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इसकी जगह पे इसकी जगह पे अगर मैं CHCl3 लेता, तो फिर यहाँ पे क्या बनना था मेरे पास, CHO लगना था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर ये वाला पार्ट तो होना ही नहीं था, ये वाला हिस्सा सिर्फ 2 होने थे, तो यहाँ पे H होना था एक, क्योंकि ये H ऑलरेडी लगा हुआ था इसके बीच में, तो CHO बनना था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पिछले पेपर में किया था हमने, ईथर्स आर रिलेटिवली इनर्ट, क्योंकि इनके पास, बिकॉज ethers do not have any active site, ethers do not have any active site,
तो ना कोई एक्टिव साइट होनी चाहिए ना, जिसके ऊपर अटैक करने वाले को पता है कि मैंने अटैक करना है, कोई प्लस माइनस आना चाहिए। तो ये रिलेटिवली नॉन पोलर कंपाउंड है, इस वजह से एक्टिव साइट मिलती नहीं अटैक करने के लिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटार्ड रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इटार्ड रिएक्शन क्या है हमारे पास, मिथा जो टॉल्विन है, टॉल्विन में हम लोग डालते हैं क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2 इन दी प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट सॉरी। तो ये क्या होता है इसमें, ये सिंपल, आप वैसे तो उसमें पहले कॉम्प्लेक्स बनता है, मैं आपको सीधे बता रहा हूँ। आप ये याद रखो कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये किस में चेंज हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप में। तो ये आपका क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। अब ये आपको कन्वर्जन में भी आ सकता है, कन्वर्ट टॉल्विन टू बेंजल्डिहाइड। अब CH3 ग्रुप इसमें तब्दील हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब क्योंकि ये क्रोमाइल क्लोराइड आपने डालना है सिर्फ, और ये है कौन सी रिएक्शन है, ईटार्ड रिएक्शन है। अब गेटरमैन कोच रिएक्शन है, इसमें क्या करना है। अच्छा बेटा एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे गेटरमैन रिएक्शन पहले भी हमने की है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, वो ये वही वाली लिखते रहे। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, ये यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ऊपर पुरानी वाली लिख देता हूँ। गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास, देखो इसमें याद क्या रखना, ये हमारे पास CO है इसके बीच में, ठीक है, CO लग गया प्लस, सॉरी इसको रिमूव करना पड़ेगा, प्लस HCl। अब इन दोनों के मेल से हमारे पास बनता है HCOCl। अब इसमें फिर क्या होगा, अब मेरे को एक लुईस एसिड लेना पड़ेगा। वो लुईस एसिड क्या करता है, वो मेरा काम करता है यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का, इसको ये कैरी कर लेता है और ये इसके ऊपर प्लस आएगा, तो ये वाला क्या करेगा, ये इसके ऊपर जाके अटैक कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास रिंग के ऊपर क्या लग जाएगा, यहाँ पे CHO लग जाएगा, प्लस जो H निकला है वो इसके साथ निकल जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास गेटरमैन कोच रिएक्शन है, इसमें CuHCl यूज करते हैं। एक होती है सिंपल गेटरमैन रिएक्शन। सिंपल गेटरमैन रिएक्शन क्या थी, वो था कि अगर आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, थोड़ा सा इसको दोबारा से लिखना पड़ेगा, तो आपको क्या ये यूज करना है कॉपर पाउडर और HCl, तो आपका क्या होगा यहाँ पे Cl लग जाएगा प्लस N2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये गेटरमैन रिएक्शन है। तो याद कैसे रखना है, जब कोच आ गया तो उसमें हमने ये चीज CO याद रखो, CO है, और देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो OCH है ना कोच, तो इसमें इसको यूज करना है CO को, और अगर बनेगा क्या, अगर ये देखो इसको ध्यान से देखो, ये बेसिकली आपका HCO नहीं बन रहा, CHO नहीं बन रहा, इसी से CHO आपका फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप लग रहा है इसके ऊपर। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, एल्डिहाइड कीटोन्स आर लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल। मैंने आपको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपने क्या कंसेप्ट यूज करना है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग ही लिख दो, वही बहुत है। ठीक है, अगर बॉन्डिंग वीक है मॉलिक्यूल की एक दूसरे के साथ, मान लो आपके पास बर्तन में एल्डिहाइड या कीटोन पड़े हैं, अब वो ये छोटे छोटे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इनकी बॉन्डिंग क्या होगी, वीक होगी। तो वीक होगी तो इसका मतलब जल्दी बॉयल कर जाएंगे। जबकि अल्कोहल और एसिड क्यों नहीं करते, क्योंकि अल्कोहल में बॉन्डिंग अच्छी होती है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है मॉलिक्यूल के बीच में, जिसके कारण ये एसोसिएट होके रहते हैं, जुड़ के रहते हैं, इनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मतलब कि आपने जो कीवर्ड यूज करना है वो यूज करना है कि इनके केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि इसके केस में ऐसी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कार्बाइलमीन रिएक्शन। कार्बाइलमीन रिएक्शन क्या है हमारे पास, अमीन मतलब अमाइन से स्टार्ट करना है, इसमें क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH हम लोग डालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है, RN पहले आपने लिखना है और यहाँ से C उठा के यहाँ पे लिख देना। तो ये एक तरह का अल्काइल सायोनाइड है, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, इसके आगे अब 3 लिख दो, तो 3, ये 3 के साथ क्या आएगा, 3KCl प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है बेटा, तो ये इजी है रिएक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो एरोमेटिक अमीन्स है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एलिफेटिक अमीन से। देखो एरोमेटिक अमीन्स, डाइजोनियम सॉल्ट, सॉरी डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। अब देखो बेटा डाइजोनियम सॉल्ट ये होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर मैं इसमें से ये निकाल दूं पार्ट, ये बन गया डाइजोनियम सॉल्ट। ये दूसरी तरफ मैं क्या करता हूं, मैं कोई भी ये लिख ले लेता हूं उसी तरह से, ये आपका अल्काइल
डाइजोनियम सॉल्ट हो गया, ये आपका जो अराइल वाला हो गया, मतलब एक एलिफेटिक हो गया, ये एलिफेटिक है आपका और ये एरोमेटिक है। अब दोनों में से उसने कहा कि ये वाला स्टेबल है, ये नहीं स्टेबल है। वो इस वजह से क्योंकि इसके जो लोन पेयर हैं वो अंदर को चले जाते हैं, या इसको मैं रब करके ऐसे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे फिर ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की, डीलोकेलाइजेशन, जबकि यहाँ पे नो डीलोकेलाइजेशन। ये आपका मेन जो कीवर्ड है, ठीक है जी, जिसके कारण ये कम स्टेबल है, या उससे इसके कंपैरेटिवली कम स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें डीलोकेलाइजेशन के कारण जो लोन पेयर है वो रिंग में डिस्पर्स हो जाते हैं और उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विटामिन ए के सोर्स क्या है, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, फंक्शन इसका क्या है, ये तो आप कर ही लोगे। डेफिशिएंसी से क्या होता है, ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है इसी के कारण होती है, ठीक है, तो ये आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको ऊपर कर दें। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नर्सरी क्वेश्चन जो मैंने बताया था वैसे ही देखो क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसको आपने रिएक्शन पहले लिखनी है, इसको इसमें तब्दील करना, एक मिनट बेटा, इसको आपने इसमें तब्दील करना और इसको आपने इसमें तब्दील करके लिखना है। रिएक्शन लिखे हम लोग, यहाँ पे देखो मैग्नीशियम किस में चेंज हो रहा है, मैग्नीशियम हो रहा है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में, और आपका कॉपर 2 पॉजिटिव किस में तब्दील हो रहा है, कॉपर में। अब कैसे तब्दील होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये इसमें कब तब्दील होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब दोनों को ऐड कर लिया, ये तो कट गए इलेक्ट्रॉन, हमारे पास बन गया मैग्नीशियम प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव gives rise to magnesium 2 positive प्लस कॉपर, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये देखो दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दी हुई है और आपको निकालना क्या है, ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ का मतलब होता है ई सेल या सेल पोटेंशियल। ये आप ध्यान रखना, कई बार बच्चे जो गलती कर जाते हैं कि सेल पोटेंशियल निकालो, वो कहेंगे हमने तो ईएमएफ किया था, ठीक है। तो इसके लिए ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ, ये प्रोडक्ट वाली साइड पे जो आयंस है और जो कंसंट्रेशन जो कि रिएक्टेंट वाली साइड पे जो आयंस है। तो एन की वैल्यू तो हमें पता है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 भर देंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे 2 आ गया, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमें, आप देखो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, ई नॉट सेल निकलेगा, यहाँ पे करके बता देता हूँ, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड की वैल्यू भी हमें दी हुई है, कैथोड कॉपर है ना, इसकी वैल्यू भी दी हुई है और इसकी भी दी हुई है। आप फिल करके ये वैल्यू यहाँ पे फिल कर देनी है आपने ई नॉट सेल की, और दूसरी तरफ हमारे पास ये आ जाएगा लॉग मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन क्या है 0.001 ओवर 0.0001, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दोबारा से बता देता हूँ, इस पोर्शन को मैं दोबारा से करके बता देता हूँ, तो बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। ये तो आप सारा कर लोगे, मैं इसको रब करने लगा हूँ। तो इसमें मैं कैसे करना है, ऊपर देखो पॉइंट के बाद 2 0 1 है, इसमें 3 0, ये मैं करके बताता हूँ। मान लो आपके पास ये आ गया 0.001 और नीचे आ गया 0.001, तो आप क्या करो बेटा, एक तो होता है कि डेसिमल के बाद ऊपर जितने यूनिट्स हैं, यहाँ पे एक और जीरो आनी है, तो उतनी कर दो आप। मतलब कि अगर डेसिमल के बाद 3 यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे एक जीरो लगा के, तो ये डेसिमल डेसिमल कट गया, आपके पास ये क्या बन गया log 10। एक तरीका तो ये है, log 10 1 होता है। एक तरीका और क्या है, अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है तो आप ऐसे कर सकते हो, आप क्या करो इसको अलग करके लिख लो, इसको इस वाले पोर्शन को यहाँ साइड पे लिख लो। तो आप क्या लिखोगे कि जो 0.001 है, अगर इसका मैं डेसिमल हटाऊं तो नीचे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे 1 आ गया और पीछे, ठीक है। अब इस तरफ मैंने क्या लिखा था 0001, तो इसका डेसिमल हटाया तो यहाँ पे हटाया तो ऊपर 1, उसके बाद जितने हैं वो 1 2 3 4, तो ये 3 जीरो ये कट गए, 3 जीरो कट गए, तो देखो 10 नहीं आ गया, फिर 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 नहीं आएगा। जिस तरह से आप मर्जी कर सकते हो, ठीक है बेटा। उसके बाद है रेजिस्टेंस, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको जो मैंने न्यूमेरिकल बोले थे वही वाले देखो पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 ओवर एम। तो क्या हमें एम दिया हुआ है, देखो यस दिया हुआ, ये एम दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद ये दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको साइड पे के को लिखेंगे, तो इसकी हमें फार्मूला पता है 1/r इंटू एल बाई ए।
अगर रेजिस्टेंस नहीं दी होगी तो फिर कंडक्टेंस दी होगी, तब आपने यहाँ पे फिर आपने ये वाला फार्मूला लिखना है C इंटू एल बाई ए। फिर आपने, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है ना कंडक्टेंस रेजिस्टेंस से, तो आपने फिर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे रेसिप्रोकल में वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये ध्यान रखना आपने, ये आपको दिया गया हुआ है, थोड़े से चेंज से डर मत जाना। तो 1 बाय क्या आ जाएगा 75 दिया हुआ आपको, ये देखो रेजिस्टेंस ये दी हुई है, लेंथ आपको दी हुई है 1.8 सेंटीमीटर और ये दी हुई है 3.6, दोनों के डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स हैं, तो इसको काट दो, तो ये 2 से कट गया तो 1 बाय 150 आ गया। ठीक है, तो ये 1 बाय 150 के की वैल्यू आई, इसको यहाँ पे फिल कर देना, एम की आपको पता ही है ये वाली, तो ये यहाँ पे फिल कर देना, तो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इजी सा ही है। यहाँ पे क्या है कि 16 मिनट फॉर 50% रिएक्शन, जब 50% रिएक्शन है तो सीधा ही फिर हाफ ही होगी ना, तो सीधा ही 0.693 ओवर क्या लिखो नीचे के 60 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम टेकन, हाँ 16 मिनट लेते हैं 50% रिएक्शन होने को, तो यहाँ पे क्या करोगे, ये लिख लिया, अब के को उधर ले जाओ, क्योंकि के ही फाइंड आउट करना हमने, इज इक्वल टू 0.693 ओवर टी हाफ। तो टी हाफ की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, ये हमें दी हुई है 16। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। फिर जब आपने निकालना है 75% के लिए, इसका भी मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि जितनी वैल्यू दी हुई है एक्स होती है, और परसेंट का मतलब ए का मतलब 100 और x का मतलब 75, तो इसका मतलब हम फॉर्मूला लिखेंगे जब t इज इक्वल टू 2.303 ओवर k, तो k की वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी आपकी लॉग a के आएगा हमारे पास 100, क्योंकि परसेंटेज है ना यहाँ पे दी हुई, और 100 माइनस 75 आएगा, तो ये 25 आ जाएगा, 25 को 100 से काटोगे तो 4 आ जाएगा, 4 को लिखोगे लॉग 2 पावर 2, 2 आगे आ जाएगा, तो ये मतलब 0.6020 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना, के की वैल्यू भी भर देनी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अल्कोहल इनके साथ रिएक्ट करता है। अब देखो बेटा अल्कोहल क्या है, ये अल्कोहल है, मैं तीनों रिएक्शन करके दिखा देता हूँ आपको। देखो ROH जब सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें थोड़ा सा एसिडिक करैक्टर होता है, तो ये H निकल जाता है, हमारे पास RONA बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, ये इसी को हम लोग फिर विलियमसन सिंथेसिस में यूज करते हैं, आपको पता ना विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस में क्या था, वहां पे RX प्लस RONA लिखते हैं, ड्राई ईथर की, तो ये निकल जाता है, तो हमारे पास ईथर बन जाता है, तो ये यहीं से पहले बनाते हैं सोडियम अल्कोक्साइड। और अगर आपने इसकी HI के साथ करनी है तो HI क्या करता है, यहाँ पे OH को रिप्लेस कर देता है, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है RI बन जाता है। और इस क्योंकि ये SN2, अब ये कैसे हुआ ये भी मैं बताता हूँ। देखो R एसिडिक मीडियम में होती है ना, HI एसिडिक है, तो वो क्या करता है HN देता है इसको, तो यहाँ पे H जब लग जाता है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, उसके बाद ये निकल जाता है बीच में OH, तो यहाँ इसके ऊपर क्या आ जाएगा, R के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा प्लस वाटर, और इस प्लस चार्ज के ऊपर फिर ये जो I नेगेटिव है ये आगे इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये I लग जाएगा। ठीक है, तीसरी रिएक्शन क्या है हमारे पास, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड होता है CH3COCl। ठीक है, अब ये अल्कोहल है, ये आपका एक तरह का एसिड डेरिवेटिव है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा RCOO, R को R यहाँ पे ऐसे लिखो, ये पहले पार्ट लिख लिया आपने CH3COO, अब इधर आके A वाला पार्ट लगेगा इतना सा RO, ये RO लग गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया आपका एस्टर बन गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल डिफर इन देयर डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन विद रिड्यूस्ड कॉपर एट 573 केल्विन। हाँ जी, डिहाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन की रिमूवल। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हम सिर्फ रिएजेंट चेंज कर रहे हैं, काम वही कर रहे हैं। तो जैसे मान लो मेरे पास ये है CH3 CH2OH CH3 CHOH CH3 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 CH3OH, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये मेरे पास टर्शियरी है। ठीक है बेटा, जब मैं इसकी डिहाइड्रोजनेशन करूंगा, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब ही क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ से देखो आप क्या बन रहा है, ये हाइड्रोजन निकाल दिया तो मेरे पास क्या बन रहा है एल्डिहाइड। अब यहाँ से निकाल दिया, अब इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ, ये OH है ना, यहाँ से ये H और H निकलेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा है कीटोन, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास बनता है एल्कीन।
इसको आइसोब्यूटाइलीन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से OH निकला और यहाँ से H निकला और जो H वाला बॉन्ड है वो इस तरफ को शिफ्ट कर गया। ठीक है बेटा, तो ये इसकी आपको तो मतलब बता दिया कि डिफरेंस कैसे करना है रिड्यूस्ड कॉपर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीन्स को डिस्टिंग्विश करना है, ये ऑलरेडी कर लिया हुआ है, सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ हम लोग करते हैं। उसके बाद QH में डिसॉल्व करके देख लेते हैं। इसके साथ हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की रिएक्शन करानी है और बाद में QH में डिसॉल्व करके देख लेना कि कौन सा सोल्यूबल है कौन सा नहीं है, तो हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मान लो अल्कोहल होता तो फिर हम लोग 2 टेस्ट करते हैं ना, उसके लिए हमारे पास 2 मेथड है, कि लुकास टेस्ट हो गया, एक विक्टर मेयर है जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विक्टर मेयर मेथड। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें। हाँ जी, इसमें क्या हमारे पास है, ये भी ऑलरेडी मैंने रिएक्शंस आपको करवाई हुई है सारी की सारी। ये क्या है पहले कि ये कलरलेस है, ये कलर्ड है। तो भाई कलरलेस और कलर का मैंने तरीका बताया था कि कलर वाली चीज का के लिए क्या आपने देखना कि क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसकी स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं। स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 21 है, आर्गॉन 4s2 3d1। अब इस कंपाउंड में स्कैंडियम के क्या हालात हैं, तो इसमें स्कैंडियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ध्यान से देखो आप, ये देखो इसमें क्या है +3, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसका मतलब जो इसके ऊपर चार्ज होगा वही इस मेटल का होगा। तो स्कैंडियम जो होगा वो +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे और एक यहाँ से जाएगा। तो हमारे पास, क्योंकि हम लोग S में भरते भी पहले हैं और उसमें से निकालते भी पहले हैं, तो हमारे पास ये रह गया। अब D में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, तो इसका मतलब ये कलरलेस हो गया। अब टाइटेनियम के केस में क्या होता है, टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 22। तो इसके केस में क्या हमारे पास आता है 4s2 3d2। तो इसकी जब टाइटेनियम की है 3+ में लिखेंगे तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये निकलेंगे और एक यहाँ से निकलेगा। इसमें भरता भी पहले है, निकलते भी इसमें पहले, इसलिए इसके 2 पहले निकालेंगे, इसके बाद एक ही, क्योंकि 3 निकालने हैं तो एक इसमें से निकाल दिया। तो ये मेरे पास हो गया आपका 3, ये तो 0 हो गया ना, 4s 0 हो गया, जो ये 3d1 हो गया। अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये क्या होगा, कलर्ड होगा, इसमें डी ट्रांजिशंस होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये वाला जो है वॉयलेट कलर का होता है और ये कलरलेस है, तो ये तो सेम ही हो गया ना। अभी हमने क्या देखा था कि टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 4s2 3d2। अगर हम लोगों ने 3+ लिया तो क्या हुआ था, हमने देखा कि 3d1 रह गया था। अगर मान लो मैं 4+ कर देता तो ये वाला भी इलेक्ट्रॉन निकल जाना था। ठीक है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2 यहाँ से निकले, फिर एक यहाँ से निकाल दिया, तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब ये वाला जो कंपाउंड है ये वाली कॉन्फ़िगरेशन वाला है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये कलर बता रहा है। ये टाइटेनियम वाले इस कंपाउंड में 4+ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस वजह से ये कलरलेस है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसने क्या कहा है, व्हाइट है, इसका मतलब इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अब देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जिंक कैडमियम मरकरी। अब देखो आपको रट्टा नहीं लगाना कि मुझे तो कैडमियम का एटॉमिक नंबर ही नहीं पता, ये फैमिली पता होनी चाहिए। अब जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, आर्गॉन 4s2 3d10। इसका मतलब क्या होगा कि कैडमियम के केस में क्या होगा, फिर आर्गॉन के बाद जीनोन होगा, यहाँ पे 4s2 होगा, यहाँ पे 5s2 होगा और यहाँ पे 4d10 होगा। ठीक है, एक जनरल सा आपको बता रहा हूँ आइडिया। तो अब जब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो वो कैडमियम 2 पॉजिटिव क्या आएगा आपका, तो वो आपका आ जाएगा 5s0 4d10। अब देखो यहाँ पे डी में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डी के अगर आप 10 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो आप खुद देखो क्या होगा, सारे के सारे भर गए। तो हमारे पास कंडीशन क्या थी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसमें तो सारे फुली फिल्ड हैं, इस वजह से कलरलेस है। इसका मतलब जिंक के सॉल्ट भी कलरलेस होंगे, कैडमियम के भी कलरलेस होंगे। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, शॉर्टकट्स बताए हुए कैसे याद करने, डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड, इनका ये भी मैंने डाली हुई है। हाँ, ये वाली कर लेते हैं, ये रिएक्शंस अभी तक हमने नहीं की है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखते हैं डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन कौन सी है, जब हमने अल्काइल हैलाइड चैप्टर किया था तो उसकी प्रेपरेशन में था कि हम लोग अल्कोहल से बना सकते हैं थायोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में। यहाँ पे pyridine डालते हैं तो हमारे पास RCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl ये बनता है। अब ये दोनों के साथ मैं
एरो डाल रहा हूँ, ये इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इससे एक और क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए ये वाला बेस्ट मेथड क्यों है थाइनल, या कौन सा मेथड बेस्ट है, तो डार्जन मेथड है, इसको डार्जन ने दिया था इसलिए उसके नाम पर ही रख दिया है डार्जन मेथड या डार्जन रिएक्शन। क्योंकि इसमें आप ध्यान दो, हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड बन रहा है और उसके साथ जो साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं वो गैसेज हैं, तो गैसेज क्या कर जाएंगी, एस्केप कर जाएंगी, हमारे पास प्योर आरसीएल जो है या प्योर अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन याद कैसे करनी है, देखो ये थायोनिल क्लोराइड है, उसको आप ऐसे लिखो SOCl। अब ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, देखो ये RCl, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये HCl बन गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्कोनिको रूल क्या है। मार्कोनिको रूल क्या होता है, मार्कोनिको रूल कहता है कि कोई भी जब भी कोई एडिशन रिएक्शन होती है किसी डबल बॉन्ड के ऊपर, मान लो ये मेरे पास एक, मैंने एक ये लिख दिया CH, दोबारा से लिख देता हूँ CH3 CH2 प्लस HCl। अब इसके ऊपर मैंने ऐड करना, अब देखने में तो लग रहा है कि HCl है, एक के पास H चला जाए, एक के पास Cl चला जाए, पर ऐसे नहीं होता। एक रूल था मार्कोवनिकोव रूल, MR से लिख देते हैं MR। ठीक है, मार्कोवनिक रूल क्या कहता था कि जो नेगेटिव पार्ट है अटैकिंग रिएजेंट, दिस इज योर अटैकिंग रिएजेंट, इसका जो नेगेटिव पार्ट है ना, ये डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द जो कार्बन है ये दोनों में से उनके पास जाएगा जिनके पास कम हाइड्रोजन होंगे, तो ये किसके पास जाएगा, फिर ऑब्वियसली ये इसके पास जाएगा, तो फिर ये दूसरे वाला इसके पास चला जाएगा। ठीक है जी, अब जब ये नेगेटिव इसके पास जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, प्लस। इस पे प्लस कैसे आएगा, जब ये वाला इधर को शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला, यहाँ पे H लग गया, यहाँ पे Cl लग गया, तो दिस इज मार्कोनी का रूल कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम अराउंड द डबल बॉन्ड विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसके बाद ये लिखा हुआ पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट, ये क्या होता है, ये एग्जैक्टली सेम यही चीज है। यहाँ पे अगर आप HCl की जगह पे HBr लिख दो, पहली बात तो HBr लिखना पड़ेगा, दूसरी बात है यहाँ पे आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ये सिर्फ HBr के केस में ही ऑब्जर्व होता है, ये ध्यान रखना आप। अगर यहाँ पे HCl लिखा हुआ ना फिर कुछ नहीं होगा, फिर वही मार्कोनी को रूल लगेगा, बट यहाँ पे HBr लिखा हो और साथ में पेरोक्साइड लिखा हो इनऑर्गेनिक, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ एंटी मार्कोनिको, मतलब मार्कोनिक रूल का रूल जो था उसका उलट हो जाएगा, मींस नेगेटिव पार्ट अब कम वाले उस कार्बन के पास, इसके अकॉर्डिंगली क्या था मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंगली कि कम वाले के पास जाएगा, यहाँ पे क्या होगा ये ज्यादा वाले के पास जाएगा और ये कम वाले के पास जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव वाला इसके पास जा रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर प्लस होना चाहिए, इसके ऊपर प्लस कब आएगा, जब ये वाले इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या प्रोडक्ट बन रहा है CH3 CHBr, और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पे नहीं लगना था, गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे आपका लग गया CH2 और यहाँ पे लग गया आपका Br, तो प्रोपाइल ब्रोमाइड बन गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेट्जेफ रूल। सेट्जेफ रूल भी यही कहता है, ये कहता है कि जब भी मान लो अब जैसे हेलोजिनेशन आप कह लो कि, मैं आपके पास यहाँ पे करके दिखाता हूँ, मान लो ये आपके पास है CH2 इसके आप ऐसे कह सकते हैं, इसमें होता क्या, मैं दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ पे CH3 ये है मेरे पास। ठीक है, अब मान लो मैं इसमें अल्कोहलिक KOH डालता हूँ, सपोज करो अल्कोहलिक का मतलब क्या है, एलिमिनेशन होगी, मीन्स एक तो Br निकलेगा और एक साथ में क्या निकलेगा, Br के साथ कौन निकलेगा, H निकलेगा। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन को ही बोलते हैं, डी हाइड्रो मतलब डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और साथ में हेलोजन, इसी को ही हम लोग एलिमिनेशन बोलते हैं। अब हाइड्रोजन जब निकालना है तो कोई बच्चे अपने आप से कोई इधर से निकाल देगा, कोई इधर से निकाल देगा, तो फिर शेड्स ने रूल निकाला था कि हमने उस साइड से H निकालना है जो कि ज्यादा अल्काइलेट, यहाँ पे 2 लिखना था, उस साइड से H निकालना है जहां जहां जो वाला कार्बन ज्यादा अल्काइलेटेड हो, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कम हाइड्रोजन हो। देखो कार्बन के पास वैसे 4 हाइड्रोजन होते हैं ना, सिंपल 4 वैलेंसी है मान लो, जितने हाइड्रोजन कम होते जाएंगे इसका मतलब हम कोई ना कोई ग्रुप लगाते जाएंगे, जैसे मैंने Cl लगा दिया तो एक H कम हो गया, Br लगा दिया तो एक H और कम हो गया, इसका मतलब
दो शब्दों में बोल सकते हैं, या तो कह लो कि उस कार्बन से H निकालना है जो ज्यादा अल्काइलेटेड है, या कह लो कि उस कार्बन से निकालना है जहां पे कम हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब इस तरफ कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 है, तो इसका मतलब हमने यहां से निकालना है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो जबकि कई बच्चों ने क्या करना था, कई बच्चों ने इधर को बना देना था, तो ये वाला गलत था, ये वाला सही है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। मैकेनिज्म लिखना है इसका, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का KCN के साथ रिएक्शन करानी है बेटा। ये एक तरह का सिंपल साइनाइड क्या है आपका, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसने इसको निकालना है। तो ये होगा क्या, मैं बता देता हूँ। जो नॉर्मल ब्यूटाइल का मतलब क्या होता है, CH3 CH2 CH2, चारों के चारों कार्बन स्ट्रेट लाइन में होने का मतलब होता है नॉर्मल। तो इसके साथ लग गया आपका Br। अब आपके पास आ गया KCN। अब KCN में क्या होता है, ये इसमें से हमारे पास पता है कि एक पोटेशियम आयन और सायानाइड आयन निकलना है। ये हमारा सायानाइड जो आयन है, दिस इज अवर न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करने जाएगा, तो ये अटैक क्या करेगा, ये पीछे से आगे अटैक करेगा। ठीक है, मतलब करेगा इसी पे ही, आप इसको ऐसे समझो। इस कार्बन के पास 2 H लगे हैं, ये लो मैंने 2 H लगा दिए, एक H इधर लगा दिया, एक H एक H ये लगा दिया, और एक H मैंने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे मैंने लगा दिया ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट मैंने ये यहाँ पे क्या लगा दिया, Br। अब यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल ये वाला सायानाइड आपका अटैक करने आएगा, तो वो ऐसे बैक साइड से अटैक कर देगा। तो ये एक ही स्टेप में जो रिएक्शन है वो हो जाएगी, क्योंकि प्राइमरी है ना, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एक ही स्टेप में रिएक्शन करते हैं, साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल, वीकर न्यूक्लियोफाइल निकलता है, लीव कर जाता है, और जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है वो बैक से अटैक कर देता है। इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हो जाती है, इसकी इन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम वॉल्डन का इन्वर्जन भी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, कि उसने कहा है कि एक हमारे पास ये वाला है बेंजाइल क्लोराइड, और ये हमारे पास क्या है, CH, इसके ऊपर एक तो ये लगाया उसने C6H5, इधर को भी क्या लगा दिया C6H5, और यहाँ पे हमारे पास क्या है Cl। ठीक है बेटा, अब दोनों में एक चीज देखते हैं। अब उसने कहा कि इनमें से कौन सा जल्दी हाइड्रोलाइज होगा एक्वस KOH के साथ। अब हम पता है कि एक्वस KOH क्या करता है, ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन करता है, ये हम लोग बार बार करते हैं, मतलब जहां पे भी हेलोजन लगा होगा उसको उतार के OH लग जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जल्दी लगेगा कि यहाँ पे जल्दी लगेगा। अब देखो मैं बताता हूँ, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो पहले क्या होता है कि इसमें से ये निकलता है, Cl निकलेगा, तो हम देखते हैं क्या बनेगा। अगर Cl पहले निकलता है तो मेरे पास ये वाला केटायन बन गया, कार्बोकेटायन। अब इसमें से अगर निकलता है तो फिर क्या होगा, इसके ऊपर ये बन गया, और इधर भी हमारे पास रिंग है, और इधर भी हमारे पास फिनाइल लगा हुआ है। ठीक है, अब दोनों में से कोई आपको अंतर लग रहा है, दोनों में से ध्यान से देखो जरा। ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन क्या है आपका, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, और ये वाला क्या है आपका 2 डिग्री है। क्योंकि इसके देखो ना, वो कार्बन कितने आगे 2 ग्रुप के साथ अटैच्ड है, तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। नहीं तो सीधा तरीका क्या है, अगर 2 हाइड्रोजन लगे हैं तो प्राइमरी हो गया, अगर एक लगा है तो सेकेंडरी हो गया, अगर कोई H भी ना लगा हो तो वो टर्शरी कार्बोकेटायन होता है। तो यहाँ पे आप देखो, अब आपको ये भी पता है कि दोनों कार्बोकेटायन में से कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। इस वजह से यहाँ पे ये वाला हम कह सकते हैं कि ये वाला इजीली जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड लोअर सॉल्युबिलिटी देन ऑर्थो एंड पैरा। देखो पैरा डाइक्लोरो, मैं लिख के बता देता हूँ यहाँ पे, ये पैरा हो गया, बाकी हमारे पास एक ऑर्थो हो गया, और एक हमारे पास क्या हो गया मेटा। अब इसने कहा है कि ये जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा है इनसे, बट जो सॉल्युबिलिटी है वो कम है इनसे। मेल्टिंग हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड लोअर सॉल्युबिलिटी देन दोज ऑफ, ठीक है। हाँ जी, मेल्टिंग पॉइंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है पैकिंग के ऊपर, और पैरा में पैकिंग बहुत अच्छी होती है।
पैकिंग भी अच्छी होती है और इनके बीच में क्या होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगती हैं जो इनको बांध के रखती हैं पैकिंग में। ठीक है, मतलब सारे के सारे जो इसके जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल है, एक दूसरे के साथ अच्छे तरह से तरीके से पैक्ड होते हैं। अब अंडरस्टूड है कि ये तो फिर ऑब्वियसली मेल्ट करना मुश्किल हो जाएगा, जबकि यहाँ पे पैकिंग अच्छी नहीं होती है। इसका तो रीजन पता लग गया। सॉल्युबिलिटी के केस में हमने क्या देखना होता है कि पानी के अंदर इसकी घुलनशीलता। अब पानी के अंदर उसकी घुलनशीलता क्यों कम है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के बीच में देखो मैं क्या बता रहा हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है इनके बीच में, ज्यादा होती है। ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, जब इसको पानी में डालते हैं तो पानी के साथ ये उतना स्ट्रांगली बॉन्ड नहीं बनाता, या पानी इसके साथ जब बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है कि मेरे साथ घुल जा, तो ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि ये खुद में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के ज़्यादा अच्छे से रहते हैं, तो इस वजह से ये कम सोल्यूबल है कंपैरेटिव। ठीक है बेटा, तो होप आपको समझ लग गई होगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कल आपका एग्जाम है, अच्छे से तैयारी करके जाना, एक बार ये ज़रूर देख लेना, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।